या मुस्लिम कम्युनिटी में ज़्यादा देखने को मिलता है वो है कज़न मैरिजेस, ओके जिसकी वजह से हाँ बच्चे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज ज़रूर कॉम्प्रोमाइज होते हैं, होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि आपके बच्चे को आने वाले टाइम्स में कोई ग्रोथ के इश्यूज, देयर इज़ अ डिजीज़ कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। वेरी वो वेरी डेंजरस वो या आपको सिर्फ प्रेगनेंसी के चंद हफ्तों में ही पता चल एंड जाता सम है विद पीपल नॉर्मली से दैट स्कैन। इट्स रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट होते हैं, वो सारे मार्क्स चेक करते हैं। अगर आपका बच्चा पैदाइश के वक्त रोने में डिले करता है तो सीपी चाइल्ड हो सकता है वो। इस वक्त पाकिस्तान में जितना ख्वातीन को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, B12 की डेफिशिएंसी है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपकी औलाद के लिए, बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज फॉलिक एसिड। फिर के 99 बबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही तो है जो सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। व्यूअर्स, आजकल जब हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं तो एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है। वो मसला ये है कि जो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा नहीं हो पा रही। बहुत से मसाइल इस किस्म के आ रहे हैं। बहुत से लोग हमें कांटेक्ट करते हैं कि आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते हैं, मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ गेस्ट को बुलाते हैं, स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं, लेकिन ये काम जो है आपने शायद नज़रअंदाज कर दिया कि वो बच्चे जो बहुत छोटे होते हैं, कुछ बच्चे हैं जो देर से चलना शुरू करते हैं, ये चल ही नहीं पा रहे होते, कुछ बच्चों के खुराक के मसाइल होते हैं, कुछ बच्चे इस किस्म के होते हैं जिनके जो बोल नहीं पा रहे होते। इस किस्म के बहुत सारे मसाइल हैं जिनको आज हमें डिस्कस करना है, और उनके स्पेशलिस्ट को हमने बुलाया जिनका नाम है डॉक्टर अबीरा बाबर। बहुत शुक्रिया जनाब आपके टाइम का। पहले तो मुझे बताएं कि ये मसाइल क्या हैं। ये बहुत सी चीज़ें आती हैं लेकिन हम आम बंदा समझ नहीं पाता कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ, और फिर 10 साल बाद कहता है मेरा बच्चा देर नाल चल रहा सीना, लेकिन ये एक बीमारी है, एक प्रॉब्लम है, एक इशू है। एग्जैक्टली प्लीज। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, अरे अल्लाह आपने अकबर, आपका अपने शो में शुक्र मदऊ किया, और बड़े लंबे गैप के बाद या मैं इस मौजू पर बात करने के बिल्कुल लिए आई बिल्कुल हूँ बिल्कुल, सामने। आपकी मसरूफियात जरा अच्छा, जान बुनियादी तौर पर जब मैंने ये फील्ड चूज भी की थी तो आई वाज द ओनली वन इन पाकिस्तान, एंड इट वाज द फर्स्ट a बैच टू हैपन। specialized word I could not pronounce, so I It is skipped it. PEDS Peace rehabilitation. rehabilitation. बेसिकली पीडियाट्रिक जब हम बात करते हैं ना तो वो बच्चों की वो करते बच्चों हैं, के लिए और मुश्किल, रिहैबिलिटेशन जो है उसको बहाली की तरफ बहाली की लेकर तरफ आते ले हैं। जाता है। अच्छा, बात बिल्कुल शुरू से करते हैं क्योंकि ट्रू। रीसेंट डिकेड्स में जो हमने देखा है कि शादी की एक तो शरह जो है, उम्र जो है, नॉर्मली ख्वातीन जो हैं अब 30-35 साल के बाद ही शादी करती हैं, एवरेज, हाँ, एवरेज शादी की जो है ये हो अनफॉर्चुनेट या चुकी है। उसके अलावा अगर यंग बॉयज़ की भी बात की जाए तो उनमें बहुत सारे इनफर्टिलिटी के इश्यूज जो हैं इश्यूज हैं, वो अर्ली एज में ही अब स्टार्ट हो गए स्टार्ट हो गया। ड्यू टू सो मेनी थिंग्स, ड्यू टू वो अलग चैप्टर सोशल है पूरा, मीडिया वी कैन एक्सपोजर, डिस्कस, या लेकिन वो पूरा एग्जैक्टली। एक लेकिन लंबा ये चैप्टर एक उसमें बहुत बड़ा रीजन है रीजन है। इन तमाम इश्यूज के लिए। जिस इशू पे हम आ रहे हैं, हाँ, दैट इज द रिजल्ट ऑफ दीज इश्यूज। यस, ट्रू। ओके ओके। उसके बाद सबसे बड़ा इशू जो कि हमें पाकिस्तान या मुस्लिम कम्युनिटी में ज़्यादा देखने को मिलता है वो है कज़न मैरिजेस, जिसकी वजह से बच्चे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज होते हैं। तो इट्स नॉट 100%, ये दीज आर द सर्टेन कॉजेज, कोई भी हो सकता है। अब आते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। जब हम बच्चों की पैदाइश की बात करते हैं, प्रेगनेंसी से समझ लें कि आपका जो बच्चा है वो दुनिया में आ चुका है, ठीक है, उस टाइम पीरियड में आई थिंक जापान जो है वो टाइम वहां से, डेट ऑफ बर्थ वहां से लेता है, एंड दैट इज हाउ इट हैज टू बी, क्योंकि फिर हम उसको कंसिडर भी करेंगे। खातून जो है वो उसको अहमियत भी देंगे ना, फिर अहमियत देंगे तो फिर कुछ होगा। अहमियत देने के साथ साथ देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि एक वक्त तक तो बिल्कुल भी नहीं थी। एक वो कॉन्सेप्ट था जी कि अगर अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो पता नहीं वो शुआएं जो हैं वो बच्चे को पता नहीं क्या करेंगी। देयर आर सो मेनी स्कैन्स दैट हैज टू बी डन जस्ट इन 3 to 4 weeks ऑफ योर कंसेप्शन। जैसे ही आपने कंसीव किया है आपको उसके 3-4 हफ्ते के दौरान ही बहुत सारे स्कैन्स की जरूरत होती है जो कि डिफाइन करते हैं कि आपके बच्चे को आने वाले टाइम्स में कोई ग्रोथ के इश्यूज, देयर इज अ डिजीज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। वो आपको सिर्फ प्रेगनेंसी के चंद हफ्तों में ही पता चल जाता है विद नॉर्मली स्कैन। इट्स इनक्योरेबल, इट इज अ सर्टेन स्टेट कि आप उसके साथ ही अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। अब अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे तो डाउन सिंड्रोम सोसाइटी है, वहाँ पे तो ऑटिस्टिक्स की सोसाइटी है, वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं इन सब डिजीजेस के साथ। लेकिन यहाँ पर जाहिर है अभी उस तरह से की चीजें नहीं थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता से बेहतरी आ रही है। बच्चे ने दुनिया में आ रहा है डाउन
सिंड्रोम उसका आने से पहले ही बहुत पहले पता चल गया? एग्जैक्टली तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो की जा सकती हैं. एटलीस्ट वी कैन सेव द पेरेंट्स फ्रॉम अ बर्डन वी नॉर्मली फेस सोशली एंड इकोनॉमिकली. इट इज़ अ थिंग जो हम सोचते हैं कि सिर्फ हमें इमोशनली डैमेज करती है, लेकिन बहुत सारे और भी वजूहात होती हैं. फिर बात करते हैं पैदाइश की. जब बच्चे की पैदाइश होती है उसके फ़ौरन बाद बहुत सारे ऐसे माइलस्टोन टेस्ट होते हैं जो कि चेक किए जाते हैं. वहाँ पे मुतल्लिका जो डॉक्टर्स होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के साथ प्रॉपर टीम होती है, रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट होते हैं, वो सारे मार्क्स चेक करते हैं कि बच्चा उन सब चीज़ों पर रिस्पॉन्ड करता है या नहीं करता. उनमें से एक जो है जो सबसे बुनियादी और इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा पैदाइश के फ़ौरन बाद रोया या नहीं. अरे फौरन बाद हम कहते हैं ना फर्स्ट क्राई को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है? हम किताबों में भी पढ़ते हैं, फिलॉसफी में भी देखा कि रुलाया नहीं है तो उसको थोड़ा सा थपकी देके रुलाया भी जाता है. उसकी वजह कभी किसी ने जानने की कोशिश की कि उसको बच्चे को, इतने छोटे बच्चे को मार कर क्यों रुलाया जाए? रुलाया इसलिए जाता है कि जब बच्चा दुनिया में आ चुका है, उसकी जो फर्स्ट क्राई है दैट इज गोइंग टू ब्रिंग द ऑक्सीजन टू देयर ब्रेन. उससे पहले ऑक्सीजन उसके दिमाग तक, उसके फेफड़ों तक नहीं पहुंच सकती. सो यू नीड टू क्राई आउट फर्स्ट. अक्सर आपने सुना होगा एक स्लैंग वर्ड है, कोई बात नहीं, खुल के रो लो जरा, फेफड़े और दिमाग जरा जो है खुल जाएगा. तो इट इज नॉट जस्ट अ स्लैंग, देयर आर साइंटिफिक थिंग्स, देयर आर साइंटिफिक प्रूवन रीजंस जिनकी बेसिस पे ये किया जाता है. अगर आपका बच्चा पैदाइश के वक्त रोने में डिले करता है तो CP चाइल्ड हो सकता है वो. अगर वो सेरेब्रल पाल्सी इज अ डिजीज, सेरेब्रल मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन that got paralyzed, so it just apprehend the same way जैसे किसी बूढ़े इंसान को फालिज हुआ होता है, उसी तरह से एक पैदाइशी बच्चे को भी फालिज हो जाता है. अब वो उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर हो सकता है. इट कैन बी देयर हैंड्स, इट कैन बी देयर फीट, इट कैन बी देयर होल बॉडी. राइट द टाइम ऑफ देयर बर्थ. यस, इफ द चाइल्ड डज नॉट क्राई, मतलब उसका रोना इतना जरूरी है. अब उसका मतलब ये नहीं है कि हम ये अगर पॉडकास्ट पे बात कर रहे हैं तो पकड़ के हम अपने बच्चे रुलाना शुरू कर दें. इट इज जस्ट फॉर द फर्स्ट क्राई. आपका फर्स्ट क्राई पे ऑक्सीजन ब्रेन पे पहुंच गया है, सफिशिएंट पहुंच गया है, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स. उसके अलावा एक बड़ा जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं चाहती हूँ कि आपकी पॉडकास्ट के थ्रू लड़कियों को तो जरूर पता चले. लोग समझते हैं कि शादी हो गई है, बच्चे हो जाएंगे, यंग एज में कर रहे हैं, कोई मसला नहीं होगा. ऐसा नहीं होता. इस वक्त पाकिस्तान में जितना ख्वातीन को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, B12 की डेफिशिएंसी है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी औलाद के लिए, बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज फॉलिक एसिड. फॉलिक एसिड लड़कियां शादी से 6 महीने पहले लेना भी शुरू कर देना, तब भी कम है. In terms to save a certain disease. नहीं, हम फॉलिक एसिड कैसे लेंगे? कौन सी चीजें हैं जिसमें? बिल्कुल दवाइयां, मेडिसिन, अदरवाइज सप्लीमेंट्स हैं. अगर फलों सब्जियों में से लेना चाहें तो वो भी स्पिनच लें, आप ग्रीन वेजिटेबल्स लें, इन सब चीजों से आप ले सकते हैं. देयर आर सो मेनी थिंग. फॉलिक एसिड इज सो इम्पोर्टेंट. कुछ चीजें ऐसी हैं इरफान साहब कि आप देखें कि हम कहते हैं कि विटामिन डी धूप से तो मिलता है, लेकिन फिर भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों है? तो हमें अपने साथ सप्लीमेंटेशन ऐड करनी है. वी नीड टू ऐड फॉलिक एसिड रेगुलरली इन यंग गर्ल्स रूटीन हु आर गोइंग टू बी मैरिड एनी सून. उसकी वजह से आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो बच्चियां जो फॉलिक एसिड नहीं लिए हुए उन्होंने कभी लाइफ में, 40% ऐसी जो ख्वातीन हैं उनके बच्चों में सेप्टल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, यानी दिल में सुराख हो सकते हैं. उसके अलावा देयर इज अ डिजीज. तो वो ख्वातीन जो फॉलिक एसिड कभी ज़िंदगी में लेती ही नहीं है और उनकी बॉडी में ऑलरेडी डेफिशिएंसी भी है, सो देयर आर सो मेनी रिसर्चेस. आप कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा खोलें, गूगल स्कॉलर खोलें, साइंस फिक्शन की कोई वेबसाइट्स खोलें जहाँ पर रिसर्चेस हो रही हैं, बच्चों के ऊपर हो रही हैं, पैदाइश के ऊपर हो रही हैं, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि 40% तक जो ख़वातीन हैं अगर वो फॉलिक एसिड नहीं लेती तो उनके बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो प्रेवलेंट है स्पाइना बाइफिडा, वो पाकिस्तान में तो बेहद ही पाया जाता है. और अगर खसूसी तौर पर मैं लाहौर की बात करूँ, और क्या है ये अगर आसान टर्म में, आसान लफ्ज़ों में इसको कमर पे एक निकले हुए फोड़े की तरह से डिफाइन किया जाता है. और अक्सर जो लोग हैं वो समझते हैं कि पैदाइश के टाइम
टाइम पे अगर ये हुआ है तो कोई बात नहीं, इसको पानी से साफ सूफ करते रिकवर हो रहेंगे, ये जाएगा। वो। एक बड़े लंबे अरसे तक इस पे कोई काम नहीं हुआ। अभी ऑल दो पाकिस्तान में, खसूसी तौर पर लाहौर में, ऐसे बहुत से अच्छे सरकारी अस्पताल भी हैं, प्राइवेट तो ज़ाहिर है काम करते हैं, लेकिन सरकारी बहुत अच्छे अस्पताल हैं जो इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। और वो राइट आफ्टर द बर्थ उनका ये होता है कि हम एज सुन एज पॉसिबल इसकी सर्जरी करके बच्चे की रीढ़ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी के अंदर जो न्यूरल ट्यूब है उसको बचा लें, ताकि बच्चा पैरालाइज होने से बच सके। ये इतना लंबा ये जो दाना है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये कॉमन नहीं है, ये नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं है। ये जिस तरह से हम आम It लोगों can का सुनते damage हैं ना your कि कभी किसी backbone. की कमर में कोई चोट लगी है तो उसकी जो टांगों का हिस्सा है, निचला टांगों से नीचे जितना भी हिस्सा है वो कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। इट इज जस्ट लाइक दैट। आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर आपका एक मगज जिसको नॉर्मली आम फहम जुबान में कहा जाता है, जब वो मगज बाहर की तरफ फूल के बाहर आ जाएगा तो जाहिर आपकी तो कोई स्पेस ही नहीं रहेगी, कोई नर्व्स, कोई देयर विल बी नथिंग जो आपकी टांगों को इस काबिल बनाएगा कि आप चलाएं। और नॉर्मली द थिंग इज दैट कि जो आम लोगों को ये मसाइल होते हैं, अगर किसी को फालिज होता है किसी एक सर्टेन एज में जाके तो उसको चलना फिरना आता है, उसको हम रीट्रेन करवाते हैं। लेकिन एक बच्चा जो भी पैदा हुआ है जिसने भी ये सारे माइलस्टोन सीखे ही नहीं, तो उसके लिए ये लर्न करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और ये स्पाइनल ट्यूब डिफेक्ट इज नॉट समथिंग के बड़ा ये अननोन केस है। अभी मेरा ख्याल है अगर 10 घर होंगे एक लेन में तो उसमें से एक में से किसी एक बच्चे को ज़रूर ये होगा, क्योंकि इतनी डेफिशिएंसी पाकिस्तान में आ चुकी है। एंड बाय द टाइम ऑफ 2030 वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर सो मेनी, अल्लाह रहम करे, बहुत सारे और इश्यूज भी हम इसी तरह से डिफाइन कर रहे होंगे, क्योंकि वो भी चल रहे हैं और हम उनको रिपोर्ट 2030 तक करेंगे। सो आई थिंक दिस इज राइट टाइम टू एम्फसाइज ऑन द वुमेन हेल्थ सो दैट वी मस्ट नॉट हैव सच इश्यूज। क्योंकि इसके बाद जब आपने बच्चों को रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके आना है ना, जिसके लिए मैं बहुत एक टाइम तक मैंने एडवोकेसी की है, बहुत काम किया इसके लिए। लोग अगर एक बच्चा एक मसाइल के साथ, एक मसले के साथ पैदा हो गया है, लोग उसे बोझ समझ लेते हैं, लोग उसे कहीं लेकर नहीं जाते। ऑटिस्टिक बच्चे बहुत आम होते जा रहे हैं। अब ऑटिस्टिक के ग्रेड्स हैं, कोई फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड में है, थर्ड ग्रेड में है, डिपेंड करता है कि उसकी फंक्शनैलिटी कितनी है, बच्चा कितना अंडरस्टैंडिंग है, उसकी कितनी अच्छी ट्रेनिंग हुई है।